बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स का जो चैप्टर 5 है फर्स्ट ईयर का सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और उसके CRQs यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में से जो फर्स्ट है वो ये है, ये बेसिकली डेफिनेशन है व्हाट इज मेंट बाय कोहेसिव फोर्सेस एंड विस्कोसिटी, ठीक है। तो इन दोनों की आप डेफिनेशन लिख दें, जस्ट काफी होगी। कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, ये वो फोर्सेस होती हैं, द फोर्सेस विच होल्ड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या फिर आप पार्टिकल्स लिख लें, ठीक है, टुगेदर, इकट्ठा जोड़ के रखती है, इन ए सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स को जो फोर्सेस आपस में जोड़ के रखती हैं वो कहलाती हैं कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो सॉलिड में कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस। मैं बताता हूं, ये एक वाटर ड्रॉपलेट होता है स्टूडेंट्स, ऐसे करके पानी का एक ड्रॉप। तो आपको पता है इसके अंदर पता नहीं कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। उन वाटर मॉलिक्यूल्स को इस ड्रॉपलेट के अंदर जिस चीज ने इकट्ठे जोड़ा है वो क्या है, कोहेसिव फोर्सेस। और वाटर के केस के अंदर स्टूडेंट्स वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जितनी कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मजबूत होगा। सॉलिड्स जो है, जैसे मेटल्स कह लें या कोई भी वुड है, ये इस तरह की चीजें हैं, सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये मार्कर है, प्लास्टिक है, इन तमाम के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रांग है। जबकि फ्लूइड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में ये क्या होती हैं, वीक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है उसने पूछी हमसे विस्कोसिटी, बिल्कुल अलग। बेसिकली तो हमने जब पढ़ा था तो हमने सॉलिड्स के अंदर कोहेसिव फोर्सेस पढ़ी थी कि उनके अंदर बहुत स्ट्रांग होती हैं। और ये विस्कोसिटी इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, ये होली स्लोली किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड्स की, ठीक है। और होती क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू अ फ्लूइड फ्लो, एक लिक्विड को बहने में जो रेजिस्टेंस वो खुद पैदा करेगा वो कहलाती है हमारे पास विस्कोसिटी, ठीक है। या फिर द फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड, एक फ्लूइड की मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी, ठीक है, इज टर्म्ड एज विस्कोसिटी, ठीक है, वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी कहलाती है। और लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, और लेयर्स क्या जब मूव कर रहे हो, वाइल लेयर्स मूव, जब ये क्या करती हैं, हरकत करती हैं, ठीक है। एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जो स्लाइड करेगी तो नीचे वाली लेयर की वजह से ऊपर वाली लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उन दोनों के दरमियान में वो कहलाती है उसकी विस्कोसिटी। जबकि कोहेसिव फोर्सेस चाहे फ्लो कर रहा है चाहे फ्लो नहीं कर रहा, मुख्तलिफ पार्टिकल्स के दरमियान एक ही मटेरियल के जो फोर्सेस होती हैं जो उसको उस शेप में जोड़ के रखती हैं वो कहलाती हैं कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने यहां लिखा है, वो कहता है व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लूइड्स, कौन फ्लूइड्स फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ये बेसिकली आपने यूनिट के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं। अगर आपने यूनिट पढ़ा है तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस वीडियो में इसको अच्छे से समझ जाएंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है स्टूडेंट्स, रेगुलर फ्लो एंड स्टेडी फ्लो। कैसा फ्लो, स्टेडी फ्लो, ठीक है। ये होगा इर्रेगुलर, अनस्टेडी। कैसा, अनस्टेडी। मिसाल देता हूं मैं, बड़ी खूबसूरत सी शाम में झील हो, वो आहिस्ता से बह रही हो, उसके अंदर लहरें ना बन रही हो,
बड़ी स्मूथ वो जा रही हो, ठीक है, तो उसकी लेयर्स, जो पानी की लेयर्स हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हो, वो रेगुलर और स्टेडी फ्लो कहलाता है। इरेगुलर कैसा होता है? समंदर ठाठे मारता हुआ समंदर, ठीक है, एक लेयर आई, दूसरी लेयर आई, उससे बड़ी, तो वो कहलाता है एक इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि particles of fluid follow exactly the same path, ये स्ट्रीमलाइन, इसको लेमिनर फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, एज फॉलोड बाय द पार्टिकल्स अर्लियर। फ्लूइड के पार्टिकल वही उसी रास्ते से गुजरेंगे जिस रास्ते से उससे पहले वाले मॉलिक्यूल गुजर के गए, ठीक है। पार्टिकल्स डू नॉट फॉलो द पाथ एज फॉलोड बाय प्रीवियस पार्टिकल्स। जैसे पहले वाले पार्टिकल्स वहां से गुजरे, तो अब ये पहले वाले जा रहे हैं, मे भी इसके पीछे वाले यहां पहुंचे तो वो यहां से उठ जाए, ठीक है, ऐसे करके इनका पाथ डिफरेंस। ये अगर एक लेयर के पार्टिकल आ रहे हैं, दूसरी लेयर के पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, तो ये उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते से इससे पहले वाले, ठीक है। इससे ये देखें, पहले ये वाला यहां से गुजरा, इस वाले ने भी यहीं से गुजरना है, ठीक है। तो एक और चीज, इनकी वेलोसिटीज, इसके पार्टिकल की वेलोसिटीज मुख्तलिफ पॉइंट पे सेम होती है, ये भी चीज है। वेलोसिटीज डिफरेंट पार्टिकल्स इज सेम एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहां पे वेलोसिटीज इज नॉट सेम एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। यानी कि जैसे वो मैंने नदी वाली मिसाल दी कि वो बड़े सुकून से बह रही है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी सेम रहेगी, जबकि समंदर लहर आई तो एक बार वेलोसिटी ज्यादा, फिर वो लहर शांत हुई, वेलोसिटी कम, फिर लहर बनी ज्यादा, फिर कम, ठीक है। अच्छा, लास्ट इसमें आप लिख सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। स्ट्रीमलाइंस क्या होती हैं? पार्टिकल जिस रास्ते से गुजर रहे होते हैं उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन कहते हैं, ठीक है। जबकि इसके केस में स्ट्रीमलाइंस क्रॉस ईच अदर। बेसिकली जैसे स्ट्रीमलाइन बनेगी नहीं, क्यों? जब सेम पाथ फॉलो नहीं करेंगे तो एक रास्ता बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर बन भी रहा है तो एक अगर ऐसे है तो मे भी दूसरी ऐसे, तीसरी शायद किसी भी, तो ये एक दूसरे को क्या करती रहती है? क्रॉस करती रहती है। इसमें से आपने कोई से 3 पॉइंट्स भी लिख दिए तो ये आपकी सेहत के लिए और पेपर की सेहत के लिए क्या होंगे? काफी होंगे, ठीक है। थर्ड देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है हाउ डज प्रेशर चेंजेस विद डेप्थ, कि गहराई के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो याद रखें कि पानी में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो ऊपर हमारे जो पानी होता है उसका वजन वो हमारे ऊपर लग रहा था, तो उसके वजन की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर डाइव नहीं कर सकते स्पेशल गैजेट्स के बगैर, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर आपको पता है अगर वो भी चली जाए, क्या कहते हैं, सबमरीन्स वगैरह, उनकी तो खैर बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है तो वो कोलैप्स कर जाती हैं। वो एक पिछले दिनों एक डेथ भी हुई थी, 1 साल पहले का तकरीबन ये वाकया है। तो एक बड़े मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली माइंड में आ रहा, तो वो एक कैप्सूल के अंदर बैठा था, फिर और साथ एक बंदा और था, तो वो जो कैप्सूल है ना वो हाई प्रेशर के अंदर जाके वो पिचक गया था, मतलब अंदर की तरफ क्या हो गया था? प्रेस हो गया था। क्यों? जब हम डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ फ्लूइड, ठीक है। बेसिकली जो प्रेशर होता है ना वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड।
फ्लूइड के प्रेशर से क्या मुराद है, उसके ऊपर जितना भी फ्लूइड मौजूद है उसका वेट। तो इस केस में जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एच क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर ये यहाँ पे हम मौजूद हैं, ये हमारी गहराई है समंदर से, ठीक है, तो एच होती है यहां से लेके यहां तक हाइट, सरफेस से लेके जहां हम पहुंचे हुए हैं वहां तक हाइट। तो जब हम गहराई में जाएंगे तो सरफेस से लेके हमारे तक हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ेगी तो ये टर्म पूरी बढ़ेगी, तो लिक्विड का क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो प्रेशर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू increase in depth because weight of liquid above, liquid लिखें या fluid लिखें, ठीक है, is increasing gradually, वो साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमारे ऊपर जो लिक्विड मौजूद है उसका वेट बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है तो ये रो जी एच वाली टर्म बढ़ रही है, तो ओवरऑल लिक्विड का प्रेशर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपने अपने वर्ड्स के अंदर इसको लिख लेना, ठीक है। 5.4 देखें स्टूडेंट्स, हाउ इज वेरिएशन इन प्रेशर रिलेटेड टू स्पीड ऑफ फ्लूइड, कि वेरिएशन का स्पीड ऑफ फ्लूइड से वेरिएशन कैसे होगी प्रेशर में स्पीड ऑफ फ्लूइड के साथ, ठीक है। तो बाय बर्नौलीज इक्वेशन आपको पता है, पहले आप लिखें कि प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्पीड ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अगर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी तो वहां पे प्रेशर कम होगा, अगर फ्लूइड की स्पीड कम होगी तो वहां पे प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो है P1 प्लस रो जी एच वन प्लस 1/2 रो वी वन स्क्वायर, P2 प्लस रो जी एच टू प्लस 1/2 रो वी टू का स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स जब हमारे पास हाइट सेम हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, हमारे पास जो टर्म बची है इनको अरेंज करते हैं, P1 माइनस P2, ये P2 इधर आके माइनस, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस 1/2 रो यहाँ पे मौजूद है V2 स्क्वायर, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस और 1/2 रो मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इस टर्म में देखें बर्नौलीज इक्वेशन से मुताबिक कि अगर ये इस चीज का आंसर, इस साइड का आंसर ज्यादा है तो इस साइड का आंसर भी ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर इस साइड का आंसर कम है तो इस साइड का आंसर, मतलब दोनों साइडें बराबर होंगी। बराबर कब होंगे, अगर ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, अगर ये कम है तो ये भी कम होगा। ये वाली साइड बड़ी कब होगी, इफ ये जो V2 स्क्वायर है ये ग्रेटर है V1 स्क्वायर के, या फिर सिंपली V2 बड़ा है V1 से, ठीक है। कहीं पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये अलग अलग पाइप है, ये यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है। अगर यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, V1 कम है, ये ज्यादा और ये कम, तो आंसर बड़ा आएगा। ये आंसर बड़ा आएगा तो मतलब इस साइड का आंसर ही बड़ा आना चाहिए, इसका मतलब है P1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए P2 से, तो यहां प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, P1 ग्रेटर क्या होना चाहिए और P2 लेस, V2 ग्रेटर और V1 लेस होनी चाहिए, ठीक है। जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा। देखिए अगर ये चीज छोटी हुई, ये चीज ज्यादा हुई तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। या फिर कोई छोटी वैल्यू आ जाएगी, छोटी वैल्यू आ जाएगी मतलब इस साइड का आंसर भी छोटा, प्रेशर 1 कम होगा, प्रेशर 2 क्या होगा, ज्यादा। छोटी नहीं नेगेटिव आएगी। अगर ये टर्म आपके पास कम है, ये टर्म ज्यादा है, तो माइनस वाली टर्म बड़ी होने की वजह से आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा इसका मतलब यहाँ पे भी आंसर नेगेटिव, वो नेगेटिव कब आएगा, जब P2 ज्यादा होगा और P1 क्या होगा, कम होगा। तो ये आपने वेलोसिटीज के रिलेशन से ये चीज समझानी है कि अगर ये ज्यादा है तो इस साइड का आंसर भी ज्यादा आएगा, V2 ज्यादा है अगर तो फिर P1 को क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। Which shows at high speed pressure is low and vice versa, मतलब इसके उल्ट कि अगर स्पीड कम हुई तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स,
5.5 है आपके पास, हाउ इज फ्लो रेट रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो जिसको हमने पढ़ा, उसका क्या फार्मूला स्टूडेंट्स, इसके तो होता है V बाई टी, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और ये होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर आप नोट करें ये जो रेट ऑफ फ्लो है ये वाली चीज इन दोनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये रेट ऑफ फ्लो हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये छोटे वाला v लिखना आपने। खुद सोचें, रेट ऑफ फ्लो का मतलब कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगर किसी पाइप का एरिया ज्यादा है तो उसमें से ज्यादा फ्लूइड फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा तो रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा। अगर किसी लिक्विड की स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तब भी कम टाइम के अंदर ज्यादा फ्लूइड फ्लो करेगा, तब भी रेट ऑफ फ्लो क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी यहां लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो is directly proportional to both area and velocity। ठीक है, यहां पे आपने लिखना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इफ पाइप हैज लार्ज ए, एरिया उसका ज्यादा हुआ, मोर liquid can flow, so rate of flow will be higher। Similarly, if speed is high, अगर स्पीड हाई है, अगेन rate of flow will be हाई, ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ये तो आपको रिलेशन से बड़ी आसानी से दोनों चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 5.6, हाउ डू यू स्टडी वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। एक फ्लूइड की वेलोसिटी को कैसे स्टडी करते हैं, एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ होज। एक होज है, ठीक है, उसके मुख्तलिफ डायामीटर है, मतलब ये पाइप कह लें, होज कह लें, यहाँ पे इसका डायामीटर D1 है, यहाँ पे इसका डायामीटर D2 है। तो आप इसको कैसे स्टडी करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स देखें, अब हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के एरिया इनटू वेलोसिटी ये हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब जरा इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, एरिया वेलोसिटी यहीं रहने देते हैं क्योंकि हमने स्पीड वेलोसिटी देखनी है। वेरिंग डायमीटर मतलब मुख्तलिफ एरिया के ऊपर, एरिया और डायमीटर एक दूसरे से रिलेटेड है, 1/a इंटू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट खत्म करते हैं तो ये लगा लेते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। ठीक है, अब एरिया, अगर पाइप गोल है, डायमीटर बेसिकली एक गोल चीज का, पाइप का एक क्रॉस सेक्शन एरिया गोल है। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसकी जगह हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, पाई। अब पाई तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, पाई क्या स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आर का स्क्वायर। रेडियस होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करें, तो ये जो चीज है 1 डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 2 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये 4 ऊपर आ जाएगा। ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 डबल डिवाइड हो रहा होगा, तो ये ऐसे 4 ऊपर और d स्क्वायर नीचे। 4 भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम वो चीजें जो वेरिएट करती हैं, वेरिएशन है। ठीक है, अब देखें यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इफ दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है, ये वो रिलेशन है। तो इस रिलेशन के मुताबिक इफ डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर को हम डबल करें तो d की जगह क्या लिखें, 2d, और जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ना, जब मैं 2d लिखूंगा, 2d का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4d का स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर डबल होने से वेलोसिटी कितनी कम हुई, वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड 4 टाइम्स। ठीक है, एंड इफ डायमीटर इज ट्रिपल्ड, मतलब इसको 3 गुना करें, जब मैं यहाँ 3d पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर लूंगा तो 9,
तो वेलोसिटी विल डिक्रीज 9 टाइम्स। कितनी गुना कम हो जाएगी? 9 टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। 4 गुना करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16, तो वेलोसिटी 16 गुना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी डायमीटर बढ़ाने से। बेसिकली ये वो रिलेशन है जो हमारे पास वेलोसिटी और डायमीटर के बारे में हमें बताता है। ठीक है, 5.7 देखें स्टूडेंट्स हमारे पास, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक्स, कि कोई भी चीज जो है ना वो तैरती कैसे है और या फिर वो डूब क्यों जाती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक आपने ये बताना है। ठीक है, अच्छा देखें, बेसिकली तो जब हम इसको डिफाइन कर देना, ये प्रिंसिपल के बाद बता दें कि इसका प्रिंसिपल क्या था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको तरतीब से लिखते हैं जैसे उसने पूछा। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, ए बड़ा लिखेंगे, प्रिंसिपल, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड, डूबी होती है लिक्विड के अंदर, ठीक है, इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट, लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाता है? अपथ्रस्ट की फोर्स लगाता है। ठीक है, इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जब किसी चीज को हम पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर डुबोते हैं लिक्विड के अंदर, तो जितना वो पानी या फ्लूइड अपनी जगह से हटाती है, उस फ्लूइड के वेट के इक्वल लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाता है? ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगाता है। ठीक है, जितना वेट वो हटा रही है अपनी जगह से, जैसे एक बोट है, बोट ढेर सारे, जब हम बोट को पानी में छोड़ेंगे तो जितनी जगह पे बोट ऐसे है वो उतना पानी इधर उधर करेगी, उस पानी के वेट के इक्वल लिक्विड लगाएगा अपथ्रस्ट। अगर स्टूडेंट्स ये अपथ्रस्ट ज्यादा हुआ, मतलब नीचे से लगने वाली फोर्स ज्यादा हुई उस चीज के वेट की निस्बत, वेट नीचे लग रहा है, अगर अपथ्रस्ट ज्यादा हो तो वो चीज तैरना शुरू कर देगी, मतलब फ्लोट करना शुरू कर देगी। अगर उस चीज का वेट ज्यादा है, जैसे एक लोहे का बार है, ठीक है, या कॉइन है, कॉइन का वेट ज्यादा है लेकिन कॉइन बड़ा थोड़ा सा लिक्विड अपनी जगह से हटाता है, तो अपथ्रस्ट बहुत थोड़ा है, बेशक लग रहा है लेकिन कम होने की वजह से कॉइन क्या करेगा? डूब जाएगा। ठीक है, इफ, यहां पे अब मैं लिखता हूं दूसरे वर्ड्स के अंदर, सुनहरी हरूफ के अंदर, इफ अपथ्रस्ट exerted by liquid, ठीक है, या फ्लूइड इज ग्रेटर, ये जो नीचे से फोर्स लग रही है वो ज्यादा है देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, उस चीज के वेट से, ठीक है, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ठीक है। दूसरे अगर नीचे से लगने वाला अपथ्रस्ट ज्यादा है फ्लूइड का और उस चीज का वेट कम है, वो चीज तैरना शुरू कर देगी। एंड इफ अपथ्रस्ट इज लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वेट ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा, वेट ज्यादा, ठीक है, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, वो चीज क्या करेगी? पानी के अंदर डूब जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा है, जिसको ये डेफिनेशन याद है ना वो डेफिनेशन भी लिख देगा ना, तो वो इसका आंसर बड़ी आसानी से कंसिडर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स 5.8 देखें, इसमें हाउ डज आर्किमिडीज रिपोर्टेडली डिस्कवर द प्रिंसिपल दैट बियर्स हिज नेम, यानी कि ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, ये उसके नाम पे है, ये उसने कैसे डिस्कवर किया था? फ्रेंड्स ये ना बड़ा एक फेमस वाक्य है कि किंग जो हेरो था ना, उसने उसको अपना जो ताज है ना वो ताज दिया कि चेक करो ये गोल्ड का है या नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सोचों में गुम वो शावर लेने गया, बाथ लेने गया। ठीक है, तो जैसे ही वो पानी के अंदर उतरा तो उसने देखा
कि वो लोग तो फिर बाथ टब में नहाते थे, ठीक है, कि पानी साइडों से क्या होता है बाहर आता है, ठीक है। तो उसने ये देखा कि वाइल टेकिंग बाथ ही ऑब्जर्व्ड, उसने देखा व्हेन हिज बॉडी एंटर्स इनटू वाटर, पानी में जाती है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ठीक है, पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और वैसे तो बेसिकली ये था कि बाथटब में जब जाता था तो पानी क्या होता था, बाहर गिरता था, ठीक है, वाटर फॉल्स आउट ऑफ टब, ठीक है, टब से बाहर गिरता था, ओके। मोर वाटर फॉल्स एज फर्दर बॉडी एंटर्स इन वाटर, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे वो पानी के अंदर अपनी बॉडी को एंटर कर रहा था, यानी कि पाँव पहले फिर बैठा, फिर जब फुल वो वाटर टब के अंदर गया तो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या होता था, बाहर गिरता था। उसने ये देखा कि फिर इस चीज की मदद से बेसिकली वो अपना वॉल्यूम, इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मालूम कर सकता था, और अगर वॉल्यूम मालूम हो तो वो डेंसिटी मालूम कर सकता था, ठीक है। उसी ने यही तरीका अपनाया उस गोल्ड वाले जो था ना क्राउन, उसका भाई वो वॉल्यूम मालूम करे, फिर गोल्ड की डेंसिटी अगर मालूम हो, ठीक है, तो मैथ ओवर वॉल्यूम की मदद से वो उसकी डेंसिटी अगर गोल्ड के इक्वल निकलेगी तो वो प्योर गोल्ड होगा, अदरवाइज वो प्योर गोल्ड नहीं होगा। तो यहां से उसने क्या अंदाजा लगाया, ठीक है, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट enters in water, he concluded, he when an object enters in water it displaces water equal to its वॉल्यूम, ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके, ठीक है। दिस वॉल्यूम कैन बी यूज्ड टू फाइंड वेट, ये बड़ी आसानी से वेट फाइंड करने के लिए भी यूज हो सकता है, और उस वेट के इक्वल वो क्या फिर अब थ्रस्ट लगा के चीज क्या करती है, वहां पे तैरती है, ठीक है। अगर वेट से अब थ्रस्ट कम होगा तो चीज डूब जाएगी। बहरहाल ये सारा जो सीन हुआ था ये कब हुआ था, जब वो नहाने के लिए गया तो जैसे ही वो पानी के अंदर एंटर हुआ उसने देखा कि जब वो पानी में एंटर होता है तो पानी का लेवल क्या होता है, राइज होता है, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे लिखनी है, ये मैंने थोड़ा सा मिक्सअप करके लिख दिया, आपने इन्हीं वर्ड में लिखना है कि when his body enters in water level of water rises, ठीक है, further his body enters the further level of water rises, ठीक है। so he concluded that when an object enters in water it displaces water, ये पानी को वहां से हटाती है, इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के इक्वल। ये जो पानी का फिर वॉल्यूम है उससे मदद से हम क्या कर सकते हैं, पानी का उस पानी का वेट मालूम कर सकते हैं, उस वेट के इक्वल वो ऊपर क्या लगाता है, थर्स्ट लगाती है, ठीक है। अच्छा 5.9 देखें स्टूडेंट्स, Why standing near fast moving train is dangerous, इसको एक्सप्लेन करें ब्रीफली। बेसिकली जब कोई भी चीज, ट्रेन ही नहीं गाड़ी भी आपके पास से स्पीड से गुजरी हो तो उसके पास नहीं खड़े होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास से कोई भी चीज स्पीड से गुजरेगी तो उस गाड़ी और हमारे दरमियान जो एयर है वो बड़ी स्पीड से फ्लो करेगी। तो एयर बेसिकली एक फ्लूइड है, तो जब बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक जब फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है तो वहां पे प्रेशर कम होता है, तो गाड़ी और हमारे दरमियान प्रेशर कम, जबकि हमारी बैक साइड पे एयर का प्रेशर ज्यादा, तो वो प्रेशर हमें पुश करेगा गाड़ी की तरफ, इसलिए ये डेंजरस हो सकता है। तो अब इसको मैं लिखता हूं कि द एयर बिटवीन फास्ट मूविंग ट्रेन, ठीक है, एंड पर्सन नियर इट, कोई भी शख्स इसके करीब होगा, मूव्स वेरी फास्ट, एयर क्या करती है, बहुत स्पीड से हरकत करती है। आपने कभी नोट किया आपके पास से कोई गाड़ी वगैरह गुजरे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन,
इफ स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई देन प्रेशर इज लो एज कंपेयर टू अदर साइड। मतलब उस शख्स, उस आदमी की बैक साइड पे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, लेकिन जहां पे एयर उन दोनों के दरमियान में स्पीड से गुजरेगी, गाड़ी, ट्रेन और उस बंदे के दरमियान में जब हवा स्पीड से गुजरेगी, क्योंकि गाड़ी स्पीड से जा रही है तो आपको पता है बहुत तेज हवा लगेगी उसको, ठीक है, तो वो जो एयर स्पीड से गुजरती है वहां प्रेशर कम, लेकिन उस बंदे की बैक साइड के ऊपर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो उसको मे भी उधर से धक्का लगे, वो ट्रेन की तरफ क्या हो, पुश हो, ठीक है, और वो ट्रेन से टकरा भी सकता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर साइड, सो ही मे बी पुश्ड टुवर्ड्स ट्रेन ड्यू टू हाई प्रेशर ऑन बैक साइड। उसकी पीछे वाली साइड पे, दूसरी साइड पे जो प्रेशर है वो हाई होने की वजह से वो ट्रेन की तरफ पुश किया जा सकता है एंड कुड बी कोलाइड विद ट्रेन, वो ट्रेन के साथ टकरा भी सकता है, ठीक है। अब ट्रेन की दूसरी साइड में भी प्रेशर कम है, लेकिन ट्रेन का मैथ इतना है कि ट्रेन तो उसकी तरफ नहीं आ सकती, लेकिन वो बंदा तो ट्रेन की तरफ जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए वहां पे खड़ा होना क्या स्टूडेंट्स डेंजरस है। व्हाट आर सम पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ सुपर फ्लूइडिटी, ये 5.10 है, बेसिकली ये प्योरली रट्टे वाला है, ठीक है, तो ये एज कूलेंट यूज होते हैं। ये मैंने आपको डिटेल के अंदर समझाया था कि ये बड़े अच्छे थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हीट को बड़ा अच्छा जज़ब करके दूसरी चीज के अंदर खारिज कर देते हैं, ठीक है, इन हाई मैग्नेटिक अप्लायंसेस, ठीक है, जैसे कि एमआरआई वाली मशीन हैं उसके अंदर भी ये क्या होता है स्टूडेंट्स यूज होते हैं। दूसरा पार्टिकल डिटेक्टर्स के अंदर इनका फ्लो इतना जबरदस्त होता है कि ये बड़े हल्के हल्के पार्टिकल्स, फोनॉन्स और रोटॉन्स को भी क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी क्रायोजेनिक एप्लीकेशन है, ये रट्टे वाला सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये मॉडर्न जायरोस्कोप भी बना सकते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर भी यूज होते हैं, ठीक है, हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वहां पे भी ये कूलेंट के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल यूजेस हैं इनके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये लीक डिटेक्शन में भी, कि किसी भी मशीनरी में अगर लीक हो जाए उसमें भी ये वहां पे भी यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा आसानी से फ्लो कर सकते हैं, तो किसी भी बड़ी नैरो से गैप से ये निकल सकते हैं, तो हमें उस चीज में लीक का पता चल जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस 5.11 स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट्स, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर ऑन एन ऑब्जेक्ट टू डिफॉर्म इट, उसकी शेप तब्दील करने के लिए, उसकी लेंथ तब्दील करने के लिए जो फोर्स या जो प्रेशर लग रहेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये बेसिकली आप स्ट्रेस की डेफिनेशन वहां से भी लिख सकते हैं, और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्ट्रेन, अच्छा इसका जो यूनिट होता है ये पास्कल होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेन होता है डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस, कि स्ट्रेस अप्लाई करने से जो चेंज प्रोड्यूस होता है उस डिफॉर्मेशन को मेजर करना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कराता है। ये शेप में भी हो सकता है, शेयर स्ट्रेन भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम वाला स्ट्रेन भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास ये चेंज इन लेंथ है डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ करें तो ये हमारे पास कहलाएगा स्ट्रेन इन लेंथ, ठीक है, ओके स्टूडेंट, टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
टेंसाइल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब याद रखें बिकॉज ये भी लेंथ और ये भी लेंथ है, ये तो इसकी कोई नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता ये, क्योंकि एक ही जैसी चीजों के दरमियान रेशियो है। डायमेंशन लेंथ है, ये क्या है, डायमेंशन लेंथ, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया यंग्स मॉडुलस। ये होती है रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशियो, ये स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको यंग मॉडुलस को y से लिखते हैं, डिवाइड बाय स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये बन जाता है A डेल L और ये वाला L ऊपर आ जाता है, ठीक है। बेसिकली इन दोनों का आपस में पहले भी कोई यूनिट नहीं था, अब भी कोई यूनिट नहीं होगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। आपने इनकी डेफिनेशन और इनका यूनिट लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने CRQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में से वो कहता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। जो स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है कांस्टेंट रहती है। व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन द डिफॉर्मेशन इज लार्ज, ठीक है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, हुक्स लॉ इज ओबेड फॉर स्मॉल स्ट्रेस, ठीक है, एंड स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब एक खास हद तक तो हुक्स लॉ ओबे करता है, यानी कि हम जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेस इस तरफ और स्ट्रेन इस तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो स्ट्रेस बढ़ाते जाएं, स्ट्रेन बढ़ रहा है, ये एक फिक्स रेशियो के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। बट व्हेन डिफॉर्मेशन इज लार्ज, व्हेन डिफॉर्मेशन इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब i.e. बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से आगे। अब मटेरियल की, हर मटेरियल की एक लिमिट होती है कि उस पर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वापस आ जाता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा हमने उसको इतना स्ट्रेस लगाया कि अब वो वापस नहीं आएगा, वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो गई ज्यादा, इलास्टिक लिमिट से वो आगे चला गया। इट विल एंटर इनटू प्लास्टिक रीजन, इलास्टिक के बजाय अब ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हुक्स लॉ के स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इज नो मोर एप्लीकेबल। यहां पे आके, ठीक है, एक पॉइंट आएगा कि स्ट्रेन ज्यादा हो गया जबकि स्ट्रेस इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। स्ट्रेन देखें बढ़ रहा है, स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ रहा, यानी कि वो चीज पे अब हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन ज्यादा, या स्ट्रेन ज्यादा तो उस चीज के अंदर स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। ये दोनों आप इस स्ट्रेन को इधर ले सकते हैं, स्ट्रेस को इधर ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हुक्स लॉ इज नो मोर एप्लीकेबल जब वो प्लास्टिक रीजन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इन प्लास्टिक रीजन strain is large even for small stress, थोड़े से भी स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन क्या है, ज्यादा है। सो रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये चीज समझनी है। देखें इधर स्ट्रेन ज्यादा हुआ, स्ट्रेस इतना ज्यादा ऊपर, यहां पे आके स्ट्रेस इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया, स्ट्रेन ज्यादा है स्ट्रेस कम है, तो ऊपर वाली चीज कम हो और नीचे वाली चीज ज्यादा हो, रेशियो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जब डिफॉर्मेशन लार्ज हो जाएगी तो चीज प्लास्टिक रीजन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो हुक्स लॉ है, जो ये स्ट्रेट लाइन आती है, ये स्मॉल स्ट्रेस के लिए और स्मॉल स्ट्रेन तक तो एप्लीकेबल है, लेकिन फॉर वेरी लार्ज स्ट्रेन या फिर वेरी लार्ज स्ट्रेस ये एप्लीकेबल स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट से आगे जाने के बाद वैसे भी जो चीज है वो प्लास्टिक रीजन के अंदर आ जाएगी। डिफॉर्मेशन ज्यादा होने का मतलब वो प्लास्टिक बन गई है, ठीक है। और प्लास्टिक के अंदर थोड़े से भी स्ट्रेस से जो स्ट्रेन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है।
तो ऊपर वाली चीज जब कम और नीचे वाली चीज ज्यादा हो तो जो रेशियो है ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन प्योर वाटर फॉल्स ऑन अ फ्लैट ग्लास, मतलब पानी को आप शीशे पे गिराएं, ठीक है, इट स्प्रेड्स, ये फैल जाता है, ओके, व्हाइल मर्करी ऑन द सेम प्लेट, मतलब उसी प्लेट के ऊपर, उसी ग्लास के ऊपर मर्करी जो है कन्वर्टेड इनटू ग्लोब्यूल्स, ये छोटे छोटे गोल दाने दाने से बना लेता है। ठीक है। कभी आपके टीचर्स ने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हो, मर्करी लेना, मर्करी को हाथ पे भी रखें, हालांकि वो लिक्विड होता है, वो आपका हाथ को गीला नहीं करेगा, मतलब मर्करी आपके हाथ के साथ नहीं लगेगा, बल्कि वो गोल गोल दाने दाने से बना के रखता है। इवन आप उसको दरमियान से ऐसे करेंगे, एक दाना इधर और एक दाना इधर, वो टूट के दो अलग हो जाएगा, आपके हाथ के साथ वो कभी चिपकेगा नहीं। जैसे पानी हमारे हाथ को लग जाता है ना, इसको कहते हैं पानी की वेटिंग प्रॉपर्टी, कि पानी का हमारे हाथों से जुड़ जाना, एडहेयर हो जाना, मतलब एक बार पानी गिराएं तो जो पानी की लेयर बनेगी वो एडहेयर, पानी हमारे बॉडी के साथ एडहेयर हो गया, कहेंगे एडहेसिव प्रॉपर्टीज। एडहेसिव होती है जुड़ने की प्रॉपर्टी। ठीक है। तो पानी की हमारे चिपकने की, पानी की हमारे जिस्म के साथ चिपकने की प्रॉपर्टी ज्यादा है, जबकि ये जो किसी भी चीज, कोई भी चीज जिसको हम हाथ पे गिराएं वो हाथ से ना चिपके, बल्कि गोल दाने से बना ले अपने। ठीक है। मतलब खुद अपने आप को ऐसे ग्लोब्यूल दाना सा बना ले, एक गोल स्फीयर सा बना ले, इनको कहते हैं ग्लोब्यूल्स। ये हमारा अगर हाथ प्लेट का सरफेस है ना, तो पानी तो इसके ऊपर फैल जाएगा, मरकरी ऐसे गोल गोल ग्लोब्यूल्स बना लेगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। ठीक है। आप इस बड़े वाले को दरमियान से ऐसे करेंगे तो ये टूट के ना एक ग्लोब्यूल इधर और एक इधर, लेकिन ये कभी भी उस प्लेट को गीला नहीं करेगा, उसके साथ चिपकेगा ही नहीं। इसकी रीजन स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पानी इसको गीला कर रहा है ये पानी की एडहेसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। वाटर स्प्रेड्स on glass because water has great adhesive ability with glass, पानी की ग्लास के साथ एडहेसिव एबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके, इट्स कोहेसिव फोर्सेस। आपको पता है स्टूडेंट्स, कोहेसिव फोर्सेस हमने डिफाइन की थी कि वो फोर्सेस जो किसी भी मटेरियल को अपने साथ जोड़े रखते हैं। तो पानी की अगर अपने साथ कोहेसिव फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती तो पानी भी गोल गोल दायरे दाने बना लेता, स्फीयर बना लेता, ड्रॉप्स बना लेता, लेकिन वो शीशे के साथ ना फैलता। ठीक है। वो जहां गिरता वो वैसे ग्लोब्यूल्स बना लेता। लेकिन ये जो ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, कौन से मटेरियल ये दाने बनाएंगे, जिनके अंदर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी और ये इसके साथ चिपकने की एडहेसिव फोर्सेस कम होंगी। ठीक है। तो पानी में ये एडहेसिव एबिलिटी ज्यादा है इंस्टेड ऑफ इट्स कोहेसिव फोर्सेस, अपनी कोहेसिव फोर्सेस की निस्बत। ठीक है। वेयर एज मर्करी हैज ग्रेटर कोहेसिव फोर्सेस, वो फोर्सेस जो मटेरियल को अपने साथ ही जोड़े रखती हैं। ठीक है। मतलब इसके पार्टिकल चाहता है ये अपने साथ ही जुड़े, ये इस लिक्विड के साथ, इस ग्लास के साथ बिल्कुल भी ना जुड़े। यही केस होता है, मरकरी जब हमारे हाथ में भी आएगी, ठीक है, तो ये हमारे हाथ के साथ नहीं जुड़ेगी, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके रहेंगे। ठीक है। दे हैव ग्रेटर कोहेसिव फोर्सेस एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस विद ग्लास के साथ इनकी जो एडहेसिव फोर्सेस है वो कम है, जबकि आपस में जो कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, अब आपसे कोई पूछे आप पानी की वजह से गीले क्यों होते हैं, पानी हमारे जिस्म के साथ क्यों लगता है, आपने उसको, ये ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पानी से गीला होना क्या होता है। गीला होने का मतलब है पानी हमारे जिस्म से एडहेयर कर रहा है। एडहेयर का मतलब वो हमारे जिस्म के साथ एडहेसिव फोर्सेस डेवलप करता है, इसके साथ चिपक जाता है। फिर जब उसको हवा से एनर्जी मिलती है या धूप से, ठीक है, या फिर पंखे से जो उसको हवा लगती है, तो वो क्या करता है, वो उसको एनर्जी देता है और वो वहां से अपनी एडहेसिव फोर्सेस को तोड़ के इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। ये आपका बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ये ग्लोब्यूल्स क्यों बनाते हैं और वो हमारे पास सरफेस के ऊपर एडहेयर क्यों हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड शुड रिमेन यूनिफॉर्म,
कि फ्लूइड का जो यूनिफॉर्म प्रेशर है ना वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, ठीक है, इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस। और पाइप का रेडियस भी यूनिफॉर्म है और फ्लूइड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी उसने लिखी होगी, आई थिंक यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं लिखी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आपको पता है जब भी पाइप्स में से पानी जा रहा होता है तो जब पाइप बहुत लंबी होती है तो चाहे आपने यहां से बड़ा हाई प्रेशर लगाया हुआ यहां तक पानी पहुंचता है तो प्रेशर क्या होता है, कम। छोटी सी पाइप के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बहुत लंबी 100 फुट से ज्यादा लंबी पाइप हो तो फिर वहां पे प्रेशर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कम। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये जो उसने लिखा ना बर्नौलीज थ्योरम के मुताबिक तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म रहना चाहिए। हम लिखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन थ्योरम is applicable only for ideal fluids। ये आइडियल फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है, which does not exist, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। ये हमें सिर्फ आइडिया देता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हमें आइडिया मिल जाता है रियल फ्लूइड से रिलेटेड भी, ठीक है। इन केस ऑफ रियल फ्लूइड्स there is friction between layers of fluids। फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में क्या होती है, फ्रिक्शन, जिसकी वजह से वहां पे क्या होती है, टर्बुलेंस, ठीक है। टर्बुलेंस होती है, वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब वो एक दूसरे से टकराएंगी फ्रिक्शन होगी तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लूज। आल्सो फ्रिक्शन विद वॉल्स ऑफ पाइप, पाइप की दीवारों के साथ भी क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। जो पानी यहां से जा रहा होगा अंदर से वो दीवारों के साथ भी रगड़ खा के चल रहा होगा, ड्यू टू विच इट्स एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम। दिस एनर्जी इज ड्राइव्ड, पानी ये एनर्जी फिर कहां से ले रहा है, फ्रॉम प्रेशर। प्रेशर होता है ना बेसिकली फोर्स पर यूनिट, जिस चीज के पास फोर्स लगाने की एबिलिटी है वो वर्क भी कर सकता है, जो वर्क कर रही है वो एनर्जी भी दे सकती है, ठीक है। तो पानी की इन दीवारों के साथ भी फ्रिक्शन है और टर्बुलेंट फ्लो होने की वजह से उसकी विस्कोसिटी भी है, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे फ्रिक्शन, विस्कोसिटी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे बल्कि आप कि पानी आइडियल फ्लूइड्स में तो विस्कोसिटी होती है, रियल फ्लूइड्स में विस्कोसिटी होती है, आइडियल में ये वाला सीन बिल्कुल ऑब्जर्व होगा, लेकिन आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करते। तो विस्कोसिटी की वजह से इन रियल फ्लूइड्स में फ्रिक्शन होती है, टर्बुलेंस होती है, और इसके अलावा दीवारों के साथ भी फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है, कम। तो फ्लूइड ये एनर्जी कहां से लेते हैं, प्रेशर से लेते हैं। सो एज अ रिजल्ट प्रेशर of fluid decreases along the pipe। जितनी लंबी पाइप होती जाएगी प्रेशर उतना ही क्या होता जाएगा, कम। लंबी पाइप का मतलब ज्यादा फ्रिक्शन तो प्रेशर से ज्यादा एनर्जी वो ड्राइव करे, ज्यादा एनर्जी ड्राइव करे तो प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ स्टूडेंट्स, व्हाई विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर राउंडेड आउटवर्ड फ्लैटेड इनवर्ड, ठीक है, कि आउटवर्ड बाहर की जानिब से वो राउंडेड होते हैं, इस गोल शेप के होते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ, ये अगर साइड व्यू है ना तो ये आउटवर्ड बाहर वाली साइड से ऐसे ऊपर को उठे होते हैं, ठीक है। साइड व्यू अगर आप इसका ले तो ये इसका साइड व्यू होगा, ठीक है, ये एक लंबा सा ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। तो ये जो आउटवर्ड ऊपर वाली साइड से ये राउंडेड हुए होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पता है जहां पे ये एयर की स्ट्रीम लाइंस आ रही थी तो जब उनको कम एरिया मिलेगा वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएगी। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, जब जहां पे आपको पता है पाइप के अंदर भी अगर हम एरिया कम करें तो स्ट्रीम लाइंस क्लोज हो जाती हैं। स्ट्रीम लाइंस क्लोज होने के से यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जहां पे स्ट्रीम लाइंस क्लोज होंगी, बस ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, ये मैंने आपको शायद पहले नहीं बताई कि स्ट्रीम लाइंस जब क्लोज आएगी मतलब वहां पे एरिया कम हुआ तो वहां पे स्पीड बढ़ जाएगी, फ्लूइड की स्पीड बढ़ेगी। तो ये इस ऊपर वाले हिस्से में फ्लूइड की स्पीड बढ़ गई, जबकि नीचे वाली स्ट्रीम लाइंस दूर दूर है,
क्यों? उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, वहां पे एरिया उतने का उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर हाई, यहाँ पे प्रेशर लो, तो इसलिए उसको ये अपवर्ड पुश मिलता है। हाई प्रेशर उसको क्या करता है, ऊपर लिफ्ट करता है एरोप्लेन को, ये उसको लिफ्ट करने में मदद देता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे आउटवर्ड साइड इज राउंडेड टू मेक द streamlines of air move closer, ठीक है। hence velocity of air in outward direction increases, बाहर वाली साइड पर डायरेक्शन क्या होती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एज कंपेयर टू इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर वाली साइड पे के बजाय, ठीक है। वेयर वेलोसिटी इज लेस, वेलोसिटी कम है, सो प्रेशर इज हाई, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरी लाइन में बताता हूं आपको कि आउटवर्ड हमने उनको राउंड किया ताकि ये जो एयर की स्ट्रीम लाइंस है वो एक दूसरे के क्लोजर मूव करें, क्लोज मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी हाई, जहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी हाई होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्ट्रीम लाइंस आ रही हैं एयर की, ठीक है। जब जहाज उड़ने के लिए रनवे पे जा रहा होता है, तो जब स्ट्रीमलाइन क्लोजर होंगी उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर वाली साइड पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बेसिकली अपवर्ड उसने लिखना था, आउटवर्ड लिखा हुआ है, एज कंपेयर टू इनवर्ड, नीचे वाली साइड पे जहां पे वेलोसिटी कम होगी, क्यों? जब कोई रुकावट ही नहीं है, जितना एरिया पहले अवेलेबल था, फ्लैट है ये यहां से क्या है, फ्लैट है, रुकावट ना हो तो स्ट्रीमलाइंस बिल्कुल सीधा पास कर जाएंगे, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे प्रेशर हाई, यहाँ पे प्रेशर लो, तो उसको अपवर्ड लिफ्ट मिलेगी, ठीक है, विच प्रोवाइड्स लिफ्ट टू द विंग। ये फिर पर को क्या करता है, ऊपर, तो डेफिनेटली जब पर ऊपर उठेगा तो एरोप्लेन हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर उठेगा, ओके। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में जब हमने पढ़ी हैं, वहां पे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मौजूद हैं, ठीक है। व्हाट आर रियल फ्लूइड्स एंड व्हाट आर आइडियल फ्लूइड्स, डिफरेंस करना है इन सब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रियल फ्लूइड्स, ऑल नेचुरल फ्लूइड्स अकरिंग, कुदरती तौर पर पाए जाने में सारे वे सारे की क्या है, रियल फ्लूइड्स हैं, ठीक है। फिर इनकी प्रॉपर्टी, ये विस्कस है, कंप्रेसिबिलिटी है इनके अंदर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये बर्नौली इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, ये विस्कोसिटी भी रखते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये पाई, अच्छा, इनका जो फ्लो भी होगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो का। एक तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते आइडियल फ्लो, ठीक है, ये नॉन विस्कस होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, और इनका जो फ्लो होता है स्टेडी, स्टेडी फ्लो होता है, ठीक है। इनका टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब आ जाए स्टूडेंट्स हमारे पास सुपर फ्लूइड्स। अच्छा, ये नेचुरली तो नहीं पाए जाते, डज नॉट, कुदरती तौर पे नहीं पाए जाते, बट कैन बी मेड अंडर एक्सट्रीम लेबोरेटरी कंडीशंस, ठीक है। कौन सी कंडीशन, दैट इज वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर हम इनको बना सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दिया करें,
ठीक है, ये हो गए सुपर फ्लूइड्स। ये भी जो होते हैं नॉन कंप्रेसिबल, जीरो विस्कोसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद दे डू नॉट लूज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग फ्लो, अपने बहाव के दौरान ये कभी भी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करते, ठीक है। जबकि ये जो रियल फ्लूइड्स है दे लूज ड्यूरिंग फ्लो, ठीक है। ये भी दे डू नॉट, इन देयर फ्लो, ये भी अपने फ्लो में लूज नहीं करते, ठीक है। और ये आइडिया सुपर फ्लूइड्स में आप लिखेंगे जब ये एक बार फ्लो करना शुरू कर दें ये रुकते फिर उसके बाद नहीं है, ठीक है। जो भी हर्डल आएगी उसको क्रॉस करते जाएंगे। तो ये इन सारी चीजों की बेस पे आप इनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट है हमारे पास व्हाई स्टडी ऑफ सुपर फ्लूइड्स इंपॉर्टेंस फॉर एडवांसिंग आवर नॉलेज ऑफ लो टेम्परेचर फिजिक्स। अब ये क्वेश्चन ऐसा स्टूडेंट जिसके अंदर आप जितना मर्जी लिखें, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप 4 पॉइंट्स एटलीस्ट इसके अंदर लिखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ना आप काफी सारी चीजें लिख सकते हैं। पहली तो है उनकी क्वांटम मैकेनिकल नेचर, ठीक है। ये फिजिक्स की एडवांस फॉर्म है, ये इंशाल्लाह आपका यूनिट आएगा आई थिंक, क्वांटम मैकेनिकल नेचर। ये जो वर्टिसेस बनाते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये जो फ्लूइड्स होते हैं सुपर फ्लूइड्स, ठीक है, ये अपने आप को एग्जिबिट ऐसे शो करते हैं लाइक अ सिंगल क्वांटम स्टेट, एक अकेला क्वांटम के तौर पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिहेव करते हैं। ये इनकी ना बड़ी अच्छी एक क्वांटम मैकेनिकल नेचर है, ठीक है, जो कि बड़ी यूनिक है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इसका बड़ा स्कोप है। दूसरा ये कि इनकी जीरो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी की वजह से हमें इन्हें स्टडी करना चाहिए, मेक्स देम हाईली यूजफुल इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा ये इनकी जो एक्सट्रीमली कंडक्टिविटी है, ये बड़े अच्छे कंडक्टर है हीट के, ठीक है। मेक्स देम वेरी गुड कूलेंट, ये चीजों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एमआरआई की मशीन्स के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजीज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस हैं। क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस क्या होती है स्टूडेंट्स, क्रायोजेनिक वो चीजें होती हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर तैयार किए जाएं, ठीक है। और उनका फिर इस्तेमाल, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनकी एडवांस नॉलेज चाहिए ताकि हम इनको प्रॉपरली क्या कर सके, यूज कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका टॉपिक और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर भी करें और लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।